हेलो स्टूडेंट, मैं कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, है ना। मैं आपके लिए ही आज क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है मैथ के, पहला चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या, उसको लेकर आया हूं। जो भी क्वेश्चन इसमें है बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 और b बराबर 9 q बराबर 8 है तो r का मान क्या होगा। यानी a बराबर 72 दे दिया है, b बराबर 9 दिया है और q बराबर r दिया है। तो हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है आर का मान। किसका मान पूछ रहा है? आर का मान। तो यहाँ पे मैं जानूंगा, आप लोग जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर होता है। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है। अब देखिए a जो है, a का मान आपको दिया हुआ है 72, तो a की जगह आप 72 रख दीजिए। b का मान आपको 9 दिया हुआ है तो b का वैल्यू 9 रख दीजिए। फिर आपको इंटू क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8, तो क्यू का वैल्यू 8 दीजिए। इधर आपको क्या रह जाएगा? आर, है ना। अब ये है आपका 72। आपको किसका वैल्यू चाहिए? आर का वैल्यू चाहिए। आर दिया हुआ इसमें नहीं है, वही निकालना है। तो ये 9 को 8 से गुना जब करते हैं तो कितना होता है? 72, और इधर प्लस आर, है ना। तो ये 72 दोनों भाई भाई संख्या इसको एक साथ ले आएंगे तो ये पहले से बराबर गई साइड 72, फिर ये 72 इधर आएगा, माइनस में आ जाएगा, प्लस में है इधर आने पे माइनस में, और ये इधर आपको बच जाएगा आर। तो ये क्या हो जाएगा? घट के 0, यानी आर बराबर 0। यहाँ से क्या आपको निकल के आ गया? आर बराबर 0। तो पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा, आर बराबर 0, है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कौन सी संख्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या है जो अभाज्य है ना। एक कौन सी संख्या अभाज्य है, भाज्य है, सहअभाज्य है, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है आपको दिया हुआ, इनमें कौन सा सही होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभाज्य पे। अभाज्य किसको बोलते हैं? अभाज्य बोला जाता है ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं यानी खुद से क्या हो? विभाजित हो। एक और खुद से विभाजित हो, उसको अभाज्य बोलेंगे। भाज्य किसको कहते हैं? जो एक से, खुद से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है। अन्य संख्या से अगर विभाजित हो जाए तब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? भाज्य। अभाज्य में जो होता है आप देखोगे दो का जो है, 2 अगर विभाजित करेंगे तो 1 से विभाजित होगा और फिर 2 से होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। ऐसे ही आपको 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? तो भाज्य में आ गया सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया 4 को अगर आप डिवाइड करते हो तो 4 में 1 से भी लगता है, खुद से भी भाग लगता है, यानी 4 से भी लगता है, और एक और नंबर है 2 से भी भाग लग जाता है। तो एक खुद और अन्य संख्या से जैसे ही कटेगा तो भाज्य हो जाएगा। और भाज्य संख्या सबसे छोटी 4 होती है। फिर क्या होता है? 6, फिर 8, फिर 9, है ना, ऐसे करके। तो ये हो गया अभाज्य, ये हो गया भाज्य। एक और संख्या है जिसको बोलते हैं हम लोग सहअभाज्य। तो अब एक जो है भाज्य नहीं है, एक अभाज्य नहीं है। एक जो संख्या है वो है सहअभाज्य, एक जो संख्या है वो है सहअभाज्य, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है क्वेश्चन, यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग करने के जिस क्रम में जब शेषफल 0 आता है तब उस चरण का भाजक क्या कहलाता है ना। तो हम लोग देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये पढ़ते आ रहे हैं। अब देखिए आप यही को यहाँ पे हम लोग भाज्य को अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर से अगर बात करते हैं तो यहां से क्या हो जाता है? a, ये हो जाता है b, ये हो जाता है q, और ये हो जाता है r। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करने के जिस क्रम में जब शेषफल जब r 0 हो जाता है, क्या हो जाता है?
r जब 0 हो जाएगा, ये वाला जब 0 हो जाएगा, 0 कब होगा, जब कोई नंबर को हम लोग भाग देते जाएंगे और जब r 0 हो गया तो ये जो b होता है वो क्या कहलाता है, मौसौ, उसका क्या कहलाता है, मौसौ, यानी जो भाजक है वो क्या कहलाता है, मौसौ। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको दूसरा मौसौ। ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि a और b सह अभाज्य संख्या हो तो, a और b सह अभाज्य संख्या हो तो अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन है। क्वेश्चन है कि a और b सह अभाज्य संख्या हो तो पहला ऑप्शन दिया है कि ab का मौसौ 0 होगा, दूसरा ऑप्शन दिया है ab का मौसौ लॉसौ 0 होगा, तीसरा ऑप्शन दिया है ab का मौसौ 1 होगा, चौथा ऑप्शन दिया है ab का लॉसौ 1 होगा, है ना। तो ये हम लोग आप जानते हैं, इसको हम लोग देख करके देखते हैं। सह अभाज्य संख्या जो होता है, अभी हम आप लोग देखें कि सह अभाज्य संख्या का कौन होता है, 1। अब जैसे देखिए 5 और 7 दो गो अभाज्य संख्या है। अब अगर हम लोग 5 से अगर 7 का जो है हम लोग HCF निकालते हैं, है ना, तो क्या होता है, एक बार में लगता है 5 और ये होता है आपका 2 से फिर 5, ये हो गया आपको 2 दूना 4, है ना, यहाँ से 1 और ये जो 2 है सो 1 से 1 दूना 2, यानी इसका जो HCF निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। तो जब दो संख्या अभाज्य हो और उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 होगा, तो उसको हम लोग सहअभाज्य बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो संख्या a और b सहअभाज्य है तो उसका मौसौ क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। अब यहां से आगे हम लोग देखते हैं, पांचवा बोल रहा है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p कौन सा संख्या होगा, है ना। अब देखिए आप बताइए कि अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानें कि अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे कर करके हो जाएगा। अब देखिए p अभाज्य संख्या, यानी इसमें से कोई एक अभाज्य संख्या लेंगे, है ना, और उसको हम लोग क्या कर देंगे, रूट के अंदर अगर डाल देंगे, जैसे अगर रूट 2 हो गया या रूट 3 हो गया या रूट 5 हो गया, क्या इसका वर्गमूल बाहर निकल सकता है, वर्ग नहीं किया जा सकता है, ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो अभाज्य देखिए जितना भी हम लोग वर्गमूल जितना भी नंबर का निकालते हैं सब कहीं ना कहीं क्या होता है, भाज्य होता है। जैसे 4 हो गया, 4 भाज्य संख्या है, या 9 हो गया भाज्य संख्या है, या आप 16 का निकालते हैं ये भी भाज्य संख्या है, 25 का निकालते हैं ये भी क्या है, भाज्य। तो अभाज्य संख्या जो होता है ये सब भाज्य है, इसका वर्गमूल निकल सकता है, इसका वर्गमूल निकल सकता है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो जब वर्गमूल नहीं निकलता है तो वो रूट के अंदर रह जाता है, और रूट के अंदर रहने के कारण उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या। उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। यानी अगर p कोई अभाज्य संख्या है तो उसका रूट p क्या हो जाएगा, रूट p जो होगा सो क्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इससे आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपको कि 3 प्लस रूट 3 है, एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहां पे देख लीजिए आप, ये जो 3 प्लस रूट 3 है, 3 प्लस रूट 3 यानी 3 प्लस रूट 3, इसमें जो देखिए आप 3 अगर अकेले देखिएगा तो ये आपको परिमेय लगेगा, क्या लगेगा, परिमेय। और ये सिर्फ रूट 3 देखिएगा तो ये आपको लगेगा अपरिमेय। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब जुड़ता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब जुड़ता है तो दोनों का जो जोड़ होता है वो क्या कहलाता है, अपरिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरिमेय, है ना। तो 3 तो परिमेय था, लेकिन ये प्लस रूट 3 के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ऐसे ही हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 5.2333 ... है एक कैसी संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है ना। तो ये हम लोग देखेंगे। आप बताइए कोई भी नंबर में जब ऊपर अंश दिया हो और नीचे क्या दिया हो, हर, अंश और हर दिया हो, और जब हम लोग हर से अंश में भाग देते हैं, जब हर से अंश में भाग देते हैं और भाग देने के क्रम में कोई ऐसी संख्या होती है जो
जिसका पुनरावृत्ति होने लगता है ना, जो बार बार भागफल में दोहराने लगता है, तो ऐसे संख्या क्या हो जाते हैं, अशांत। क्या हो जाते हैं, अशांत होते हैं। और अशांत के साथ साथ क्या होता है, इस पे आवर्त भी नहीं लग सकता है, इसलिए ये कैसी संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। ये क्या कहलाएगा, अपरमेय। जो अब डॉट 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 का मतलब इस खत्म नहीं है, ये आगे तक और बनाया जा सकता है, और ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है ना, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक पूर्णांक का रूप है। अब देखिए यहां पे, अब जैसे देखिए मान के चलिए हम लोग m ले लेते हैं। m जो है एक प्राकृतिक संख्या लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। हम लोग देख लेते हैं क्या m सम का रूप है, पूर्णांक है, या m+1 है, या 2m है, या 2m+1 है। तो अगर m का बात करें तो ये m हो गया। इसमें सम भी है, विषम भी है, इसका मतलब ये हो सकता नहीं है। अगर m+1 पे बात करते हैं, तो अगर हम मान के चलिए अगर m का वैल्यू 2 ले ले, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 भी सम हो सकता नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब हम लोग बात करेंगे 2m पे। किस पे, 2m पे। देखिए 2 और m का वैल्यू 1 रखे और 1 को 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 2। फिर m का वैल्यू 2 रखे, 2 को 2 से गुना करेंगे, क्या होगा, 4। फिर m का वैल्यू 3 ही रखे, 3 को 2 से गुना किए, क्या हो जाएगा, 6। फिर m का वैल्यू 4 रखे, 4 को 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 8। ऐसे कर करके देख रहे हैं आप, जो भी नंबर निकल के आ रहा है वो सब क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। इसका मतलब किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का जो रूप होगा वो क्या होगा, 2m होगा। क्या होगा, 2m होगा। ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे 10वां क्वेश्चन, और इससे पहले एक और क्वेश्चन दिया था, कुछ उसमें समरूपता देखने को मिलती है। क्या है, संख्या 2.0120 है, एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक और पूर्ण संख्या। अब आप इसमें गौर कीजिएगा तो ये कैसा है, 2.01202। अब यहां पे जाके ये खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इस दशमलव को उड़ा करके यहाँ पे इस दशमलव के बदले में 1, और ये 1 2 3 4 5 इस पे 0 क्या है डाल करके इसको हम लोग क्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, परमेय संख्या कहलाता है। तो ये जो संख्या है वो क्या है, परमेय संख्या है। अब देखिए पूर्णांक जो है, पूर्णांक के बारे में मैं बता दूं। पूर्णांक आप देखे हैं, पूर्णांक क्या होता है, 0 से आगे की तरफ 1 2 3 कहां तक, अनंत तक। फिर 0 से पीछे की तरफ -1 -2 अनंत तक। इसमें कोई दशमलव होता है पूर्णांक में नहीं। पूर्ण संख्या कहां से होता है, चालू 0 से। अब या तो ये पूर्णांक तो है नहीं, दशमलव में है इस कारण, उसके बाद पूर्ण भी नहीं है, दशमलव में है इस कारण, है ना। अब रह गया या तो परमेय होगा या अपरमेय। तो परमेय होगा क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना। निम्नलिखित में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। मैं आपको बता दूं, एक बार आप देख कर बता सकते हैं शांत होगा कि अशांत होगा, है ना। इसके लिए क्या करना है आपको, जितने भी नंबर दिए रहते हैं, जैसे 11/8 है, या 11/24 है, या 13/75 है, या 13/30 है, तो जितने भी नंबर होते हैं आप ये भिन्न के रूप में होता है। ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर। ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। इसमें क्या करना है, ऊपर वाले को आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को अंश ही रहने देना। अगर हर जो है, हर का अभाज्य गुणन करने पर, अभाज्य गुणनखंड अगर हर का करेंगे, अगर उसमें 2 का पावर m या 5 का पावर n आ जाए तो वो क्या होंगे, शांत होंगे। बिना भाग दिए हुए भी हम लोग पता कर सकते हैं। अब 2 का पावर m या 5 का पावर n क्या है, हम लोग करके देख लेते हैं। अब जैसे एक है 11/8, तो 8 नीचे है, हर में 8 है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से क्या हो जाएगा, ये 4, फिर 2 से लगाएंगे, ये 2 हो जाएगा। यानी 8 में जो है क्या आ गया, 2 गुने 2 गुने 2 आ गया, है ना। तो इसमें सिर्फ 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 का पावर क्या है, 3 है। ऐसे ही आपका 11/24 है, तो 24 का करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 12, फिर 2 से हो जाएगा ये 6, फिर 2 से हो जाएगा ये 3, है ना। ऐसे ही आपका 75 का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से 25, 25 से क्या हो जाएगा, 25 को 5 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। अब आप एक और है 30, 30 का अगर करते हैं हम लोग
तो क्या है 2 से ये 15, फिर 3 से ये 5। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं क्या बोला हूं, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर सिर्फ दूर रहे उसके अभाज्य गुणनखंड में तो शांत होगा, सिर्फ 5 रहे तो शांत होगा, दोनों रहे तो शांत होगा, बाकी में क्या हो जाएगा, अशांत। जैसे यहाँ पे देखिए 8 में सिर्फ 2, 2 और 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। इसका यानी ये वाला क्या हो जाएगा, शांत। और इस क्वेश्चन भी पूछा हुआ है शांत कौन है, तो इसका आंसर वैसे ए होगा। बट यहाँ पे आप देखिए 24 है, इसमें 2, 2, 2 और 3 है, 2 तो है बट इसके साथ कौन आ गया, 3 आ गया। और मैं बोला हूं कि 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, तो कोई और आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसमें 75 में 5 है, 3 आ गया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अशांत। इस 30 में 2 है, 3 है, 5 है, 2 और 5 तो है लेकिन इसके अलावा 3 आ गया, इसलिए ये भी क्या होगा, अशांत होगा, है ना। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अभी ये बात कर रहे हैं शांत अशांत के बारे में, तो इसमें ना 3 जो है आपको शांत दिया हुआ है, 1 अशांत दिया हुआ है, उसको बताना है कि कौन सा अशांत होगा, है ना। अभी मैं बात किया हूं कि जिसके नीचे हर में 8 था वो क्या था, शांत था। क्या था, शांत था। नीचे 25 देख लेते हैं। 25 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है, 5 और 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 और 5 सिर्फ आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, शांत होगा, ये भी क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए 250 वाला में देखते हैं, तो 2 से अगर हम लोग लगाते हैं, 2 से 1, 2, 5 हो गया, फिर 5 से लगाएंगे 25 बार में, फिर 5 से लगाएंगे 5 बार में, तो इसमें भी 2 और सिर्फ 5 आ रहा है, इसका मतलब ये भी शांत है। हम लोग को ऊपर वाले को नहीं देखना है, नीचे वाले को देखना है, जो हर में है उसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये 25 का आ गया, 5, 5 शांत है। 250 वाला में भी क्या 2 और 5 आया, इसका मतलब ये भी शांत है। इधर 8 वाला भी शांत है, इसका मतलब क्या है, ये अशांत होगा। क्यों अशांत होगा, तो 21 का अगर अभाज्य गुणनखंड आप निकालते हैं तो क्या आता है, 3 और 7, है ना। 2 और 5 के अलावा कुछ और जैसे ही आए तो क्या हो जाएगा, अशांत। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, डी है। और ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 2 क्रमागत सम संख्या, 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसो होगा, 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसो होगा। अब देखिए सम संख्या तो आप जानते ही है ना। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या। या आप सम संख्या पहचानिए ऐसे, जिसके अंत में, जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि 2 को लगातार कोई भी सम संख्या ले, उसका मौसो क्या होगा। अब मान के चलिए ले लिए एगो 20 ले लिए, एगो 22 ले लिए। अब इसका हम लोग मौसो निकाल के देख लेते हैं। तो मौसो के लिए इसको ऐसे कर दिए, 20 इकाई 20, ये कितना आ गया 2, और फिर 2 से कितना में लगाएंगे 20 में, और 2 के पहाड़ा में 20 कई बार में आता है, 10 बार में। इसका मतलब जब तक ये पूरा नहीं करता है तब तक हम लोग ऐसे ही क्रम बाय क्रम बनाते हैं, ये मौसो का रूल है ना। तो आप देख रहे हैं, और यहां जिससे लास्ट में कट के और जो है शेष फल 0 आ जाए, उसको यहाँ पे जो रहता है भाजक, उसको क्या बोलते हैं, मौसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौसो। तो इसमें मौसो क्या आ गया, 2। ऐसा कुछ भी लेंगे, जैसे आप 2, 4 भी ले लीजिए, तो 4 में 2 से लगाएंगे 2 बार में, ये कट गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका HCF कौन आ गया, 2 आ गया। तो कोई भी जब आप 2 सम संख्या लिखिएगा उसका मौसो कितना होगा, 2 होगा। याद रखिएगा, कोई भी 2 लगातार सम संख्या चाहे कितना भी लेते हैं वो क्या हो जाता है, कोई भी 2 लगातार सम संख्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सम संख्या होगा, उसका मौसो, है ना। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। अभी हम लोग देखते हैं, मान के चलिए क्यू कोई सम पूर्णांक ले लेते हैं, चालू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ये माइनस में भी हो सकता है, बट हम लोग प्लस में करके एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे आप गौर कीजिए, तो इसमें 2 सम संख्या हो गया, 4 सम संख्या हो गया, 1 और 3, 5 विषम तो हुआ, लेकिन इसमें सम संख्या भी आ गया, इसका मतलब ये नहीं होगा, है ना। अब आते हैं हम लोग 2q+1 पे। 2q+1 पे तो q का वैल्यू पहले हम लोग ये अब इसमें देख लेते हैं, 2q+1। अगर q का वैल्यू 0 लिए तो 0 को 2 से गुना हुआ तो 0, है ना, 2 का 2 और q के जगह 0, तो 0 गुने 2 0, 0 + 1 क्या आएगा 1। फिर 1 लिए तो 1 को 2 से गुना हुआ 2, 2 गुने 1
सॉरी 1 मिनट, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही 2 लेंगे तो 2 तो है ही पहले, क्यों के जगह 2 लेंगे तो 2 2 ना 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। यानी इसको अगर आप बढ़ाते रहिएगा तो ये 5 7 9 11 ऐसे आते रहेंगे। इसका मतलब कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या होगा 2q + 1 के रूप का होगा, 2q + 1 के रूप का होगा, है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक के भिन्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो होता है, यानी a बराबर BQ + R जो होता है वो किस चीज को, यानी इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, यानी क्या बनाने के लिए करते हैं, तो आप लॉसो बनाने के लिए नहीं करते हैं, मौसो बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम प्रमेय a बराबर BQ + R का उपयोग मौसो यानी SCF बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।